आज हम 10th क्लास के लेसन 1 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, अर्थात कोयला का एक बार अगर उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा राइट आंसर होगा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, अर्थात नवीकरणीय संसाधन है। अगर ऑप्शन में नवीकरणीय भी होता है तो भी क्या होगा? सही होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 200 नॉटिकल मील, 200 NM। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये मान लेते हैं हमारा क्या है? भारत है, और भारत से यहाँ तक क्या होता है? टोटल 200 नॉटिकल मील्स क्या होते हैं? दूरी होती है। इसे हम लोग क्या करते हैं? ये हमारा राष्ट्रीय क्षेत्र होता है। इसमें 3 कैटेगरी होती है, 3 रेखाओं में बटा होता है। यहाँ से यहाँ 12 नॉटिकल मील्स, फिर यहाँ से यहाँ 12 नॉटिकल मील, और यहाँ से 176 नॉटिकल मील। ये इस वाले एरिया को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रादेशिक क्षेत्र। इस वाले एरिया को कहते हैं संलग्न क्षेत्र, और इस वाले एरिया को कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और 200 नॉटिकल मील से बाहर को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र, जहां पर सबका अधिकार होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है? तो राइट आंसर होगा संसाधन के विदोहन से। विदोहन का मतलब संसाधन को लूटने से डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकू जो होता है अपना अर्थव्यवस्था अर्थात पैसे की जो लूट करता है, यानी विदोहन करता है, यानी संसाधन को चोरी करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संप्रदा निहित है? राजनीतिक सीमा यहाँ पे बताया गया है, तो राइट आंसर होगा 12.2 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो जो लोहा होता है वो अनवीकरणीय संसाधन होता है। लोहा का एक बार अगर प्रयोग कर लेते हैं तो दोबारा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोहा अगर जंग लग जाता है, अगर हवा से अभिक्रिया करके जंग लग जाता है तो पुनः हम लोहा को उसका उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए लोहा क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो राइट आंसर क्या होगा? पुनः पूर्ति योग्य, यानी ज्वारीय ऊर्जा को हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। कोयला अगर रहेगा तो अनवीकरणीय संसाधन है। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन क्या है? अनवीकरणीय संसाधन क्या है? तो खनिज। खनिज क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है जो कि बहुत ही कीमती होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो राइट आंसर क्या होगा? कोयला। कोयला का जो भंडार है संसाधन के तौर पे क्या है? बहुत कम है। पवन का ज्यादा है, सौर भी ऊर्जा बहुत ही ठीक है, समुद्री ऊर्जा भी बहुत अच्छा है, लेकिन कोयला जो है लिमिट में है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन होता है जो कि पेड़ पौधों के दबने के करोड़ों वर्षों के बाद कोयले के रूप लेता है। तो कोयला का जो भंडार है वो बहुत ही कम है। अगर कोयला खत्म हो जाता है तो ऊर्जा का कमी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसाधन के रूप में किस पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का जो अस्तित्व होता है किस पर निर्भर करता है? तो उसकी उपयोगिता पर। संसाधन में हम जो भी चीज यूज करते हैं, जो भी उसका अस्तित्व होता है उसकी योग्यता पर डिपेंड करता है,
अगर वो वस्तु उपयोगी है तो उसका अस्तित्व अच्छा रहेगा, और वो उपयोगी नहीं है तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष लाया गया था? तो राइट आंसर होगा 1968। यहाँ बताया गया था, एक प्रस्ताव लाया गया था और कहा गया था कि हमको संसाधन का उपयोग तो करना है लेकिन सतत विकास करके। सतत का मतलब होता है सबको साथ लेकर विकास करना है और विवेक पूर्वक उसका उपयोग करना है। विवेक पूर्वक का मतलब होता है हमको यूज तो करना है लेकिन आवश्यकता के अनुसार ही, ये नहीं कि अधिक से अधिक यूज करें जिससे कि संसाधन की कमी हो। तो एक प्रस्ताव लाया गया था 1968 में। 1968 में प्रस्ताव लाया गया और कहा गया कि हम संसाधन का उपयोग तो करेंगे लेकिन विवेक पूर्वक इसका उपयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन है? तो राइट आंसर क्या होगा? सामुदायिक संसाधन है। मंदिर, मस्जिद, पार्क, ये सब क्या है? सामुदायिक संसाधन है। और व्यक्तिगत संसाधन में क्या आएगा? व्यक्तिगत संसाधन में आपका निजी घर आ जाएगा, या कंपनियों द्वारा लिया गया कोई खेत जो सरकार को टैक्स देता है, ये सब आ जाएगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एक होता है। राष्ट्रीय में क्या हो जाएगा? देश के अंदर स्थित संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हो गया, और देश के बाहर या पूरे ब्रह्मांड में जो पूरे के पूरे जो अर्थ पर अगर हम संसाधन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1972 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में भी पृथ्वी के बारे में वर्णन किया गया है और वहां पर भी बताया गया है संसाधन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो राइट आंसर होगा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो राजस्थान में सबसे पहले पानी तो होता नहीं है, तो जल ऊर्जा की क्या है? कमी है। वहां पर पर्याप्त मात्रा में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा भी पर्याप्त मात्रा में है, और यहाँ पे पशु जो होता है, पशु का जो पालन होता है वहां पर होता है, तो पशुओं के बारे में भी संसाधन, पशु भी है संसाधन के रूप में वहां उपयोग होते हैं। लेकिन जल ऊर्जा जो है वह बहुत ही कम है। कहाँ पे? राजस्थान में, क्योंकि वहां वर्षा नहीं होती है। अब आपको ध्यान देना होगा, राजस्थान यहाँ पर है। अब क्या होता है, राजस्थान जब यहाँ पे है तो क्या होता है कि यहाँ पे अरावली पहाड़ियाँ हैं, और अरावली पहाड़ियाँ जो हवाएं आती हैं ऐसे ऐसे आकर बाहर क्यों चल जाती हैं, और इस अरावली पहाड़ी के उस पार हवाएं नहीं जाती हैं, मानसूनी हवाएं, जिसकी वजह से वहां बरसात नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं किसका कथन है? ये VVI क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं है बल्कि क्या करते हैं? बनते हैं, बनाते हैं इसको हम लोग। ये जिम्मरमैन का कथन है। अगला क्वेश्चन है, IPCC, यानी IPCC का मतलब होता है क्लाइमेट चेंज का जो मुख्यालय है निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो राइट आंसर होगा जिनेवा। जिनेवा में ही क्या है? क्लाइमेट चेंज जो परिवर्तन का जो मुख्यालय है वह जिनेवा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किन की रचनाएं हैं? तो राइट आंसर होगा सुमेश्वर। सुमेश्वर की रचना है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये पुस्तक है जो कि सुमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ था, 1997 में। जापान के क्योटो शहर में हुआ था। अब क्या होता है, जलवायु सम्मेलन बुलाया गया था, अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन बुलाया गया था, और एक संधि हुआ था जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। इसमें कहा गया था कि सभी देशों को जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनकी कटौती करना है और लगभग 5.2% कम करना है। 5.2% क्या करना है? कम करना है, कमी लानी है।
और अमेरिका ने इस पर साइन नहीं किया, कहा कि हम नहीं करेंगे। यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं, जो कि तापमान को बढ़ा देती हैं, तापमान को बढ़ा देती हैं। और ग्रीन हाउस गैसेज में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, वाष्प हो गया, ये सब क्या होती हैं, ये सारे के सारे चीजें इस सम्मेलन में लाए गए थे इन गैसेज पर रोक लगाने के लिए, कमी करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला है, किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं। ये महात्मा गांधी का कथन है। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, इन्होंने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो पहला विश्व शिखर सम्मेलन जो हुआ था स्टॉकहोम में हुआ था। अब ये कहाँ पे है, तो पर्यावरण संरक्षण जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 1972 में हुआ था, आपको याद होना चाहिए 1972 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, स्टॉकहोम में। ये कहाँ पर है, स्वीडन की एक शहर है। दुनिया के सभी देश यहाँ पर गए थे, लगभग 119 देशों ने क्या लिया था, भाग लिया था। और यहाँ पर जाकर सबसे पहले क्या किए थे, पर्यावरण को लेकर एक चिंता व्यक्त किया गया था 1972 में। कहाँ पर, स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन का एक शहर है। और यहाँ पर 119 देश ने भाग लिया था, ये भी आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला अनवीकरणीय है, सबको पता होना चाहिए। कोयला को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा क्या है, पुनः पूर्ति योग्य, अर्थात सौर ऊर्जा को हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, या यहाँ पर नवीकरणीय होगा तो भी क्या होगा, सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तट रेखा कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो 200 नॉटिकल मील राइट आंसर होगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संप्रदा निहित है। तो राइट आंसर क्या होगा, 12.2 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रवाहनीय संसाधन है। प्रवाहनीय मतलब जो बहता है, तो कौन बहेगा इसमें, नदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा गुजरात में पाई जाती है, और इसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। लेकिन ऑप्शन में क्या है, गुजरात, तो गुजरात सही होगा। और काली मृदा में कौन सी खेती होती है, तो कपास की खेती होती है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है। तो राइट आंसर होगा क्या, कपास। कपास की खेती के लिए काली मृदा की आवश्यकता पड़ती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो बाबू पर्यावरण प्रदूषण किससे हो रहा है, उद्योग लगाने से, यानी यहाँ राइट आंसर क्या होगा, औद्योगिकरण। यानी अगर अधिक से अधिक उद्योग लगते हैं तो पर्यावरण को क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।